रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। हम लोग ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, जो समवाय फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूनम जैन जी उपस्थित है, जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका भी स्वागत है। और हमारे बीच में पूर्वा बहती जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। अभी सागर सारथ में ज्वाइन करना चाहा तो शायद ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग वार्ता शुरू करते हैं। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन 3 मनीषियों के कारण ये पूरा संगठन, ये पूरी संस्था खड़ी हुई है। और इसके अतिरिक्त हम लोग अन्य गुरुओं के भी ऋणी हैं, उनसे भी हमने शिक्षा ग्रहण किया है, वो चिकित्सा की हो या चिकित्सा शिक्षा की हो। वहां का एक मोटो है, ईच वन रीच वन
ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इस मोटो का अलग जगाने के लिए उन्होंने एक यज्ञ शुरू किया था और उसमें आहुति, पहली आहुति उन लोगों ने डाली थी। हम लोग भी उस आहुति में डाल रहे हैं, इसलिए आप सभी लोग साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। आपके माध्यम से ये विधा पूरे विश्व में फैले, ऐसा हम लोग चाहते हैं। और उससे क्या होगा, उससे जो हमारी सस्ती चिकित्सा है, जो चिकित्सा विधा बहुत सस्ती है और इसका लाभ सबको मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा हमारा उद्देश्य भी है। तो इसलिए हम लोग इस के साथ चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा दोनों के साथ लेकर चलें, आगे बढ़ें, ताकि इसका लाभ सब लोगों को मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज अब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग पूरा कर चुके, हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में आ गए। सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग चाइनीज को शुरुआत के एक आध चैप्टर्स हम पढ़ा देंगे, बाद में मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रोफेसर सुषमा ओझा मैडम जो है वो आगे क्लासेस लेंगी, चैप्टर लेंगी और आयुर्वेदिक हम पढ़ाएंगे, और उसके बाद कुछ एक आध जो बीएचबी के हैं वो दूसरे अन्य लोगों को हम लोग देंगे। तो हम लोग चाइनीज से आज शुरू करते हैं। इसमें चैप्टर 1 जो है एक्यूपंक्चर का था, ब्रीफ सिनॉप्सिस के रूप में है। आप लोगों के पास किताबें सबके पास होंगी तो बेटर ये है, क्योंकि सब सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट सभी लोग हैं, सेकंड थर्ड। तिवारी सर अच्छा पढ़ाते हैं, तिवारी सर सब बढ़िया पढ़ाते हैं बीएचबी। सर मैं भी यही बोली थी, पढ़ा देंगे। बोलिए उनको। जी जी, बीएचपी के लिए तिवारी सर को बोलिए ना। किसके लिए? के तिवारी जो पढ़ाए थे ना बीएचपी। हाँ नहीं, वो अब सेकंड सेमेस्टर का है, थोड़ा सा वो रहेगा, सेकंड सेमेस्टर का है, इसलिए चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर की बात है ना, अब वो सेकंड सेमेस्टर में है, सेकंड तो पढ़ा ही देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है और भी है, देखिए बात करेंगे जब जैसे जैसे उनके पास भी समय थोड़ा बहुत रहता है, वो सवेरे से लेकर शाम तक, संडे को थोड़ा सा खाली होते हैं। आप सोचिए तो सैटरडे को वो ज्वाइन करते हैं कितनी देर बाद, वो बहुत कोशिश करके बेचारे जो है इस बार क्लासेस ले पाए। और चलिए एनीवे हम लोग शुरू कर रहे हैं, हमारे पास है वो टीम है, फिर भी देखेंगे। ठीक, तो हम लोग चैप्टर सबके पास किताब है, ट्रीटाइज 7 है। ठीक, तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और उसके समझते हैं क्या चीज है। तो उन्होंने जो ब्रीफ सिनॉप्सिस का ये है, तो उन्होंने कहा डिजीज। तो हम लोग ने पहले चैप्टर में बताया था, शुरू में जब पहली बार बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा था कि जो चाइनीज दर्शन है चाहे भारतीय दर्शन है, दोनों दर्शन का, दोनों फिलॉसफी का उद्देश्य क्या था? सहज जीवन। सहज जीवन का तात्पर्य था कि प्रगति के साथ साहचर्य, प्रगति के साथ संतुलन। वो नहीं चाहते थे, न चाइनीज न भारतीय, ये नहीं चाहते थे कि हम प्रगति के साथ कोई झगड़ा करें। क्यों? प्रगति हमको क्या दे रही थी? प्रगति दे रही थी हमको वनस्पतियां, प्रगति दे रही थी हम भोजन, प्रगति दे रही थी हमको ऑक्सीजन, प्रगति दे रही थी हमको फल, प्रगति दे रही थी हमको लकड़ी, प्रगति दे रही थी हमको शहद। प्रगति से हमको जितना मिल रहा था शायद हम उतना प्रगति को नहीं दे रहे थे। ऑक्सीजन तो इतना दे रही थी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम चाहते थे कि बाहर निकाल दें, उसको बाहर निकालने के बाद वो आत्मसात कर लेती थी, उसको करके कुछ ऑक्सीजन बना के दे देती थी। यानी हम खराब चीज दे रहे थे तो वो हमको अच्छा रूप दे रही थी, ऐसा शायद हम नहीं कर पा रहे थे। जल दे रही थी हमको, तो जल 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 ही जीवन है, अगर हम जल नहीं मिलता तो शायद हम कल्पना नहीं कर सकते थे जीवन की। हमको जल दे रही थी, हमको हवा दे रही थी, हमको ऑक्सीजन दे रही थी, हमको लकड़ी, अगर हमको वो अगर लकड़ी की आवश्यकता पड़े ईंधन की तो हम ईंधन दे रही थी। तो यानी सब कुछ दे रही थी। तो वो जीवन सहज जीवन कहलाता था कि हम लोग प्रगति के साथ कोई झगड़ा नहीं, तादाद प्रगति जगी,
हम भी जगना शुरू कर दिए, प्रकृति सोने लगी, हम भी सोना शुरू कर दिए। तो ये जो प्रकृति के साथ था वो सहज जीवन था। इसके विपरीत जो है जीवन जितना भी है वो असहज है। आज हम, इसमें कोई शक नहीं कि आज चाहे हम जितने उन्नति कर चुके हों, लेकिन हम उतने ही सहज जीवन के से दूर होते जा रहे हैं। और हम प्रगति के साथ, भाई रात में हम कहते हैं कि रात में हम सोएंगे, लेकिन नहीं, अब हम कह रहे हैं रात में हम जगेंगे। पहले हम कहते हैं दिन में सोएंगे, अब दिन में, पहले दिन में जगेंगे, अब हम दिन में सोने लगे। हम 9 बजे तक सोते हैं। सूर्य तो अपनी परिक्रमा पर निकल चुका है 6 बजे, हम लोग 9 बजे सो रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी आगे पढ़ा नहीं है कि अभी हम लोग पढ़े थे पिछली बार कि हार्ट में कोई ब्लड डिफिशियंसी हो जाएगी तो हम लोग 2 बजे तक जगेंगे और 8 बजे तक सोएंगे। यानी एक कहीं नेचर हो गया, नेचर साथ हम लोगों ने देखा ना कि कहीं ना कहीं बीमारी हमको घेर ले रही है। बाद में अनिद्रा रोग होने लगेगा। कुछ ग्लैंड्स हैं जो बिना सोए हुए आपको जगेंगे नहीं। कुछ लीवर के फंक्शंस हैं जो बिना आप सोएंगे नहीं तो वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। डिटॉक्सिफिकेशन, जो हम लोग कहते हैं ना कि डिटॉक्सिफिकेशन, बेचारा करे कैसे, वो तो खुद ही जग रहा है आपके साथ। वो ब्लड सर्कुलेट करता है और ब्लड अपने में स्टोर करता है, और उसका एक नेचर और है, वो जैसे जैसे आप जगते हैं तो वो आपको जितनी कार्य विधि होती है तो अपने रक्त में से जो स्टोर की हुई उसमें रक्त फेंकता जाता है संचरण में, सर्कुलेशन में। और जब आप सो जाते हैं तो आपको ब्लड की जरूरत कम होती है, तो वो क्या करता है, उस समय रक्त अपने को लेता है, तब अपना फंक्शन करता है। तो ये सब काम तो नेचुरल नहीं होंगे। तो वो सहज जीवन, उन्होंने 2 जीवन का कल्पना किया था, सहज जीवन। अब उन्होंने फिर उसे माना कि ये जो कोई भी असंतुलन है, असंतुलन ऊर्जा, जल, वो जो तरल ऊर्जा, उन्होंने मांगा शरीर में 3 चीजें हैं। एक तो ऊर्जा है, दूसरा तरल है, तरल चाहे किसी रूप में हो, और तीसरा उसको रक्त भी कह सकते थे, तो रक्त भी उन्होंने कहा। तो रक्त कहा और तरल कहा, बॉडी फ्लूइड्स, और कहा ऊर्जा। इन तीनों का वो कह रहे थे संतुलन, यानी एक स्थान पे दूसरे स्थान पर सब जगह संतुलन होना चाहिए। अगर ये ऊर्जा रुकी तो नुकसान, अगर ये एक जगह अधिक हो गई दूसरी जगह कम हो गई तो नुकसान, अगर इसमें ठहराव हो गया तो नुकसान, अगर ये अपने जिस मार्ग से जा रही थी उस मार्ग से नहीं गई, दूसरे मार्ग को पकड़ लिया तो नुकसान। अभी हम लोग अपने जीवन से तुलना करें, अगर हम कहीं रुक जाते हैं और हमको चलना हो तो नेचुरली हम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर हमको किसी डेस्टिनेशन में जाना हो और हम उस डेस्टिनेशन में न जा करके किसी अन्य जगह चले जाएं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये भटकाव चाहे शरीर का हो चाहे मन का हो, ये भटकाव दोनों लिए वही कह रहा है कि असंतुलन है। तो जीवन में संतुलन की आवश्यकता हुई। फिर उन्होंने कहा, रोग के कारणों की बात में कही कि रोग के निदान क्या है, कैसे निदान, निदान माने डायग्नोसिस, निदान माने पहचान, कैसे पहचान करें। तो रोग के पहचानने के कारणों में उन्होंने तमाम चीजें ये कहा कि भाई कोई चिन्ह शरीर जो है जरूर आपके पास छोड़ जाएगा बाहर, कोई चिन्ह जरूर छोड़ेगा, आपको महसूस होने लगेगा। आपको अगर नींद नहीं आ रही है तो भी पहचान देगा, अगर आपको नींद अधिक आ रही है तो ही पहचान दे देगा। शरीर में कुछ भी हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा है चाइनीज वाले थ्योरी में कि हमारे जो फ्रंट शू पॉइंट है, बैक शू पॉइंट है, वहां कोई चिन्ह आ जाएगा, वहां कोई लालिमा आ जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा। हमारे पास इन्फ्लेशन होगा, रोग होगा तो हमको नाक अधिक बहने लगेगी, या कुछ हमारे ब्लड में सर्कुलेशन होगा तो हमारे लालिमा आ जाएगी, कुछ ना कुछ हमको परिवर्तन मालूम हो जाता है। तो उसी कहा रोग निदान, इनको देख करके हमको यह तय करना है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो हमको मालूम होने लगेगा कि इस व्यक्ति में ये चीज की कमी है या न्यूनता है, कमी है या अधिकता है। फिर रोग के कारण, उन्होंने कहा कारण तो वही है। अगर कारणों की चर्चा करें, चाहे जो भी आप करें, उन्होंने कहा कि देखिए कारण ये है कि जो भी करिए बैलेंस करिए। अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं तो भी संतुलन में रहिए, अगर आराम कर रहे हैं तो भी संतुलन में रहिए, अगर भोजन ले रहे हैं तो भी आप संतुलन में रहिए, अगर कोई भी पढ़ना ही है तो पढ़ना भी संतुलन होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं और हम लोग खा पी नहीं रहे हैं तो भी हमारा नुकसान है। तो यानी संतुलन सबकी बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। कुछ ही कहा मौसम के साथ भी, अब ऐसा नहीं हो मान लीजिए ठंडक हो और हम लोग जो है बिल्कुल बनियान पहन के निकल जाए तो आप समझ सकते हैं कि हमको ठंडक लग जाएगी। तो ठंडक आ रही है, प्रकृति बता रही है कि हम आ रहे हैं और हम ठंडक, वो कुछ अपना संकेत दे रही है ना, तो उस संकेतों का हम पालन करें, हम भी अपना ठीक से पहन लें। हम लोग अभी बेंगलुरु में थे तो अपना नॉर्मल पहन रहे थे, अब यहाँ नोएडा में आ गए, यहाँ ठंडक अधिक है तो हम लोगों ने पहन लिया थोड़ा बहुत। तो ऐसे प्रकृति बताती है, अब अगर नहीं करें तो सर्दी लग जाएगी। वैसे ही तो फिर, और एनर्जी हम लोगों ने देखा पढ़ा भी ना, तो एनर्जी से हम लोग समझें, एनर्जी जो हमारी जितनी एनर्जी है वही या तो नुकसान पहुंचाएंगी और या उसको उसके अनुकूल आचरण करेंगे तो ठीक होंगे। सब वही है, चाहे गर्मी हो, चाहे प्रचंड गर्मी हो, चाहे आपको आर्द्रता हो, चाहे आपके शुष्कता हो, चाहे आपको शीतलता हो, चाहे आपका जो पहली विंड हवा, सब चीजें वही है, वही प्रकृति के हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको अपना प्रभाव दिखाती है। उसके साथ हमको शरीर संकेतों ग्रहण करता है, हमारे शरीर क्या करता है, ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो ऊर्जा अगर हमारे शरीर का संतुलन प्रकृति के साथ हो गया तो बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर हो गया, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, याद करिए बीएचबी में क्या पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे शरीर और बाहरी वातावरण के बीच में कोई सामंजस्य नहीं हुआ तो बीमार पड़ जाएंगे। हमारे शरीर की जो मशीनें हैं, उन्होंने मशीन कहा, हम लोगों ने अपने शरीर की ऊर्जा कह दिया, उन्होंने कहा शरीर की जो मशीनें होम्योस्टैटिक मशीनें हैं वो अगर प्रकृति के साथ अपने को संतुलन स्थापित नहीं कर पाएंगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और अगर संतुलन स्थापित कर दिया, सफल हो गया तो बीमार नहीं होंगे। तो हम उसको चाहे डिफेंस एनर्जी कहिए या कुछ भी कह लीजिए, हम लोग डिफेंस एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पर, तो उनके साथ अगर संतुलन है प्रकृति के साथ भी तो हम लोग अपने को करेंगे। तो ये तो इन्होंने एक तो जो पूरे एज को, पूरे उम्र को इन्होंने बांटा, चाइनीज ने भी बांटा, और ये चूंकि ये चाइनीज क्या बांटा है, वर्चुअली बांटा हुआ है फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में, मतलब उन्होंने अंग्रेजों वो जो मॉडर्न साइंस से बांटा हुआ है, लेकिन इसी का रूप वहां भी मिलता है, वो उन्होंने अपना अलग तरह से बांटा। तो पहले उनका देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि प्रीनेटल पीरियड, यानी प्रीनेटल माने जब आप गर्भ में हैं तब का जो प्रसव पूर्व का काल है उसको प्रीनेटल कहा। फिर चाइल्ड बर्थ कह दिया, और चाइल्ड बर्थ हुआ उससे 18 वर्ष तक का उम्र एक रखी, और 18 वर्ष के बाद की उम्र अलग कर दिया, 3 श्रेणी में बांट दिया था, मॉडर्न साइंस ने बांटा है। तो उन्होंने कहा कि जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप आचार विचार कर रहे हैं, जो आप व्यवहार कर रहे हैं, जो आप दिनचर्या अडॉप्ट कर रहे हैं, जो भोजन ले रहे हैं, उनका असर आपके नवजात पर पड़ेगा। अगर उसमें आप कमजोर हैं तो जो नवजात होगा वो भी कमजोर होगा। उसमें आपका संतुलन मानसिक बढ़िया है तो वो भी वो होगा। उसमें आप अपने को हेल्दी रखने की कोशिश कर रहे हैं तो वही होगा। सदमा लगता है तो शिशु प्रभावित होता है, माँ को सदमा लगे तो शिशु प्रभावित होगा। तो कहीं पर उन्होंने पूरा संकेत दे दिया कि भाई ठुड्डी पर नीली आभा के रूप में होगा, ये संकेत है, लेकिन वो उन्होंने बताया। फिर एक और चीज कही कि अगर राइट लंग्स, जो राइट लंग्स है वो दाहिने लंग फेफड़ा वो पिता से मिलता है विरासत में, और बायां जो है वो माता से मिलता है। तो अगर फेफड़ों में कोई माता पिता को कोई ट्यूबरकुलोसिस है या कुछ है या कोई रोग है तो उसको बच्चे को भी वो रोग हो सकता है, ये इन्होंने कहा। तो अब फिर बचपन में उन्होंने कहा कि अगर बच्चे को मदर का दूध नहीं मिलेगा तो स्प्लीन की डिफिशियंसी हो जाएगी। देखिए कहां से ये सब जो पढ़ रहे हैं उसको कहीं एक एक पॉइंट पे नोट करिए कि अगर उन्होंने कहा कि अगर कम स्तनपान होगा तो स्प्लीन की डिफिशियंसी होगी। क्यों स्प्लीन, क्यों?
स्प्लीन फूड की से एनर्जी की बनाती है इसलिए। हाँ बिल्कुल, पहले तो वही की है, पहली की तो वही है। तो कह रही है, वो कह रहे हैं कि भाई उसी समय नहीं हुआ तो जो बाहरी, उसमें तो जो आवश्यकता थी प्रगति के साथ, सहज सहज जीवन में क्या था, प्रगति के साथ, तो स्प्लीन की डिफिशियंसी हो जाएगी उसको। फिर वही कहा कि बच्चे को गाय का, भैंस का दूध ज्यादा देने में ह्यूमिडिटी हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी से क्या होगा, आपका शरीर थोड़ा सा फूलापन जो होगा, जो आप लोग कल डिस्कस कर रहे थे उसी तरह वही वाला, थोड़ा सा फूलापन आ जाएगा। ठीक है, बच्चे को बात बात में डांटेंगे तो मन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव थॉट्स बढ़ जाएंगे उस पर। और अगर आपने कभी ये कहा कि नेचुरली आपको टॉप करना है, बच्चे को अगर आपने कह दिया कि आपको टॉप करना है और उसी हिसाब से वो जहां सोने लगना कोशिश किया, सोने लगा है, आपने तुरंत जगा दिया कि तुम्हें तो टॉप करना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो वो टॉप करने का जो प्रेशर है वो मन पर पड़ेगा, मानसिक पड़ेगा, ब्रेन पर पड़ेगा। और आम कहीं ना कहीं आपको समझ लीजिए कि ब्रेन की कोई ना कोई, जैसे आपको क्या होता है कि बायां सर का दर्द, आदि शीर्ष दर्द, ये सब माइग्रेन वगैरह, ये सब भी डेवलप हो सकता है, क्योंकि उसको तो एक प्रेशर है ना बिना बात का। अभी तो सहज जीवन होना चाहिए ना कि ठीक है चल रहा है उसका अपना है, पढ़ेगा भी, खेलेगा भी, कूदेगा भी, लेकिन आप खेलने नहीं दे रहे, उस समय खेलने कूदने की उम्र है। तो बच्चे को है ना निगेटिव, अच्छा प्रथम लाने के लिए होगा सर दर्द हो जाएगा। ओवर फीडिंग या अंडर फीडिंग दोनों बीमारी का कारण है। अगर माता प्रसव के समय शीघ्र ही पूरा काम करने लगती है तो किडनी स्प्लीन गंभीर रूप। अब देखिए, ये जो कहा गया था भारतीय दर्शन में भी और चाइनीज दर्शन में भी कि आप शुरू में अपना आराम करिए, कहीं मत जाइए, कहीं मत जाने दीजिए। अब आपने मॉडर्न लाइफ में या आवश्यकता की वजह से, आवश्यकता भी कहीं कहीं है कि भाई काम करना जरूरी है, कोई और है नहीं, तो क्या करेंगे। तो अगर ये होगा तो किडनी और स्प्लीन गंभीर, किडनी को आराम चाहिए था, इसमें स्प्लीन को, किडनी स्प्लीन दोनों पैरों से आ रही ना, तो स्प्लीन दोनों, तो स्प्लीन भी जरूरी है और किडनी जरूरी है, तो वो दोनों लोग थोड़ा सा प्रभावित होंगे। फिर अडल्ट जीवन में क्या होगा, तो जब वयस्क माता पिता के, अब जो वयस्क हो गए आप, तो नेचुरली आपके भी संतानें शुरू हुई। तो अगर आपका स्वास्थ्य, चरित्र, आचार विचार, व्यवहार, ये सब ये होंगी, जैसा होगा वैसे ही आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा और वो भी देखेगा, उसके मन पर प्रभाव पड़ेगा, ये इनका कहना है। अब एलोपैथी वाला क्या है, देखिए एलोपैथी में जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हमको डॉक्टर साहब हमको खांसी आ रही है, तो खांसी रोग के रूप में है, तो रोग का उपचार करें, खांसी की वो दवा दे देते हैं। होम्योपैथी में, अगर होम्योपैथी में क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि आप बताइए कि 3 बजे आपको ठंडक लग रही है, कि उन्होंने कहा ठंडक लगती है, तो बोले 3 से 5 लगती है कि 5 से 7 लगती है कि 7 से 9 लगती है। फिर ठंडक लगती है तो आपका सर दर्द भी करता है, क्या करता है, ये सब पूछते हैं। तो इसका मतलब वो सिम्टम, स्पेशली सिम्टम का उपचार कर रहे हैं। अगर एक ही समय का 3 से 5 ही कोई बीमारी हुई और उसमें सर दर्द हुआ तो दूसरी दवा देंगे, और सर दर्द नहीं हुआ तो दूसरी दवा देंगे। तो वो स्पेशली होम्योपैथी लक्षण, सिम्टम का उपचार करती है। फिर आयुर्वेद का एक सिस्टम है। आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद क्या है, वात पित्त कफ तीनों के संतुलन की बात करता है और वो उसका इलाज करता है कि वात बढ़ा है कि पित्त बढ़ा है कि कफ बढ़ा है, कौन कम है, इसका इलाज करता है। हम लोग जो चिकित्सा आयुर्वेदिक वो ये एक्यूप्रेशर है, इसमें हम लोग केवल एक्यू बिंदुओं पर प्रेशर देते हैं, तो यानी हम इसमें कोई केवल ऊर्जा को उपचार करते हैं। तो हमारा सिस्टम सबसे डिफरेंट, हम लोग बताते हैं कि हमारा केवल ऊर्जा का उपचार है। हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद नहीं पढ़ते। आयुर्वेद के हिसाब से तुमको जड़ी बूटी खिलाना चाहिए, तो हम लोग जड़ी बूटी की बात ही नहीं करते हैं, उसके सिद्धांतों को लेते हैं केवल। ठीक है, तो हम लोग जब एक्यूपंक्चर की डेफिनेशन उन्होंने कहा, ये पेज नंबर 4 में आया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो ऊर्जा एक स्थान से, एक स्थान में मान लीजिए अधिक है और दूसरे स्थान में कम है,
तो उस ऊर्जा को ट्रांसपोर्ट करने के काम, ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट माने ले जाने, ट्रांसमिट करने का काम, ट्रांसफर करने का काम, जो भी शब्द है, ट्रांसफर है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसमिट है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम जो कर रही है, जो चिकित्सा विधा सिखा रही है, साइंस भी है और फिलॉसफी भी है, दोनों चीजें हैं। वो फिलॉसफी है, दर्शन है, लेकिन वो साइंस भी है, वो सिद्ध भी हो चुकी है, इसलिए वो साइंस भी है, फिलॉसफी भी है। और किसी तरह का मूवमेंट हो, ट्रांसफर हो, ट्रांसमिट हो, किसका प्रोटेक्शन हो, एक जगह से दूसरी जगह रेजिंग हो, उठाना भी हो, उसको अपने जगह रोकना हो, ये जितनी चीजों का, किन चीजों का, की माने एनर्जी, दूसरा किसका, दूसरा तरल का, तीसरा रक्त का, किसी का भी मूवमेंट हो, उठाना हो, वहीं पर अपने कायम रखना हो, ये जो साइंस बताती है वो हमारी एक्यूप्रेशर है। ये इन्होंने डिफिनेशन उसकी बढ़िया डिफिनेशन दिया है। मतलब कोई भी चिकित्सा की, ये जो हमारी चिकित्सा विधा है, ये विधा ट्रांसफर की बात करती है, ट्रांसपोर्ट की बात करती है, रोकने की बात करती है, रेसिंग की बात करती है, होल्डिंग की बात करती है। किन चीजों का, तीन ही चीज है बस। एक तो देखिए, एक तो आपका क्या है, अच्छा इसमें एक और पॉइंट आ जाए, किडनी इसेंस, जिंक उसको बोला इन्होंने, किडनी इसेंस। हम लोग किडनी इसेंस बात करते हैं ना, तो किडनी इसेंस की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं। फिर हम लोग कहते हैं बॉडी फ्लूइड्स, यानी तरल है शरीर में, उनकी बात करते हैं, और रक्त की बात करते हैं। इन चीजों का ट्रांसफर जहां भी होगा, वो साइंस हमारी एक्यूपंक्चर है उसको। अब इसमें कहा, देखिए उसी को उन्होंने ऑन बैलेंसिंग की ब्लड इसेंस एंड बॉडी फ्लूइड्स इन द बॉडी, द डिजीज गेट्स ऑटोमेटिकली क्योर्ड। अगर हम ऊर्जा का, जिंक माने इसेंस माने किडनी का जो किडनी इसेंस कहते हैं ना कि हम ऊर्जा के रूप में रखते हैं, तो वो किडनी इसेंस की बात कर रहे हैं। तो किडनी इसेंस का, ऊर्जा का, तरल का और रक्त का, अगर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं तो हमारा शरीर बैलेंस हो जाएगा। इसको हम लोग और सोच, ठीक है। अब कैसे कहते हैं, रिमूविंग द स्ट्रिंग। अगर स्टेग्नेशन माने, देखिए जब भी कभी ऊर्जा की बात करेंगे तो ऊर्जा का स्टेग्नेशन होगा, ये कहीं नोट कर लीजिए कि ये पॉइंट है। ऊर्जा जब भी होगा तो स्टेग्नेशन है, ऊर्जा में स्टेसिस नहीं कहा जाता नॉर्मली, कहीं लिखा हो छोड़ दीजिए। ऊर्जा का स्टेग्नेशन होता है, और अगर तरल है तो उसका स्टेसिस होता है, स्टेसिस। तो रुकावट जो है, जहां तरल है वहां स्टेसिस, और जहां ऊर्जा है वहां स्टेग्नेशन। तो ब्लड का स्टेसिस होगा, ब्लड का स्टेग्नेशन नहीं होगा, लेकिन की का स्टेग्नेशन होगा, की का स्टेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये अगर कहीं है तो रिमूव करना, उसको करना इसी श्रेणी में आता है, मतलब हमारी चिकित्सा विधा है। करेक्टिंग रेबेलियस डायरेक्शन और कंट्रोवर्शन मार्गोलंघन। अगर रिबेलियस माने जहां दुश्मनी मान ले रही हो, उसको जाना है पूरब, वो पश्चिम जाना शुरू कर रही है तो दुश्मनी मान लिया उसने किसी कारण से। दुश्मन माने जो हमारे शरीर के या हमारे अगेंस्ट व्यवहार करे, वही तो दुश्मन है। तो वैसा कोई भी करेगा तो वो उसकी श्रेणी में आएगा कि वो कंट्रावेक्शन माने अपने मार्ग से विचलित हो जाना। आप केवल अभी थ्योरी में केवल रखिए, दिमाग में रख लीजिए, कोई भी मार्ग सीधे जाना हो और आप उससे बाएं दाएं थोड़ा भी इधर उधर हो जाए, तभी तो विचलन है कि नहीं। एक पगडंडी में जा रहे हूं, गांव में देखिए, एक पगडंडी में जा रहे हूं, इधर भी खेत, इधर भी खेत। इस पगडंडी से आप बाईं तरफ जाएं तो भी खेत में गिरेंगे, और दाहिने तरफ जाएंगे तो भी खेत में गिरेंगे। सड़क तो है नहीं कि 30-40 फीट चौड़ी है, वो तो कुल मिलाकर के 2 कदमों की है पगडंडी। उधर से जा रहे हैं तो उधर से आना मुश्किल है। तो इस पगडंडी का मतलब यह हुआ, ये पगडंडी नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, ये पगडंडी है जिसमें अगर ऊर्जा बाईं तरफ जाए तो भी विचलन, दाहिनी तरफ जाए तो भी विचलन, चाहे भले 1 कदम का विचलन हो, विचलन तो है, हम भले न माने उसको, भाई ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन
इसी तरह कोई भी ऊर्जा जो जिस मार्ग में जाना हो उससे दाहिने तरफ 1 डिग्री विचलन हो तो विचलन है, यानी कंट्रावेक्शन है वो। चाहे वो ऐसा नहीं कि ऊपर जा रही हो तो नीचे चली जाए तभी तभी कंट्रावेक्शन है। बात समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अगर हम लोग ये कहें कि ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है और ऊर्जा का विचलन तभी जब नीचे जा रहे, नो ना, ऊर्जा का विचलन इधर से यूं हो जाना भी विचलन है, यूं हो जाना भी विचलन है, इतना हो जाना भी विचलन है, इतना हो जाना भी विचलन है, 1 डिग्री से लेकर के और पूरे का पूरा उल्टा हो जाना तो भी विचलन है। क्लियर? यही बात कह रहे हैं। रेजिंग और सिंकिंग, रेज करना माने उठाना, रेजिंग माने उठाना। ऊर्जा कम है तो ऊर्जा को उठा दीजिए। कोई ऑर्गन नीचे गिर रहा है तो उसको उठा दीजिए, ये रेजिंग है। सिंकिंग, डूब रही हो बिल्कुल, कहते नहीं है कि तमाम गाने उसमें लिखे गए कि डूबती सांसों मतलब डूबती सांस माने सिंक कर रही है। किडनी वो जो कह रही है कोई भी की वो सिंक कर रही है। कोलैप्सिंग की बिल्कुल नष्ट होने वाली है। सिंकिंग, कोलैप्सिंग, ठीक है, ये शब्द वही है, उसी में है। लोकेशन, किसी जगह पर ये हो रही हो। एक्सपेलिंग द पैथोजेनिक फैक्टर्स कॉजिंग द डिजीज, भाई एक्सपेल कर मतलब जो रोग के कारक हो, ये सर्दी वही कारक चाइनीज के हिसाब से, विंड, फायर, वही गर्मी, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और कोल्डनेस, ये जो हमारी ऊर्जाएं हैं ये इन्हीं के रूप में फैक्टर्स आते हैं। फैक्टर्स माने कारक, यही पैथोजेनिक कारक हैं। ये इनको हटा देना ये भी इसी में आता है चिकित्सा में। करेक्टिंग द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी, अगर बाहर के ऊर्जा को जो हमारे शरीर के अवशेष पदार्थ हों उनको बाहर निकालने में कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो भी उसको ठीक करना ये भी काम है। बैलेंसिंग ऑल द बॉडी सिस्टम्स इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल एंड एंडोक्राइनल सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम, यानी जितने भी सिस्टम हों बॉडी के, शरीर के, उनको बैलेंस करने का काम करना। तो बैलेंस की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। सभी फंक्शंस को, कोई भी एंडोक्राइन सिस्टम हो या न्यूरो मानसिक हो, ब्रेन संबंधी हो या एंडोक्राइन हो, क्योंकि कंट्रोलर तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कंट्रोलर 2 ही है। एक हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम मतलब न्यूरल सिस्टम मतलब ब्रेन वाला सिस्टम जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों सिस्टम ऊपर एपेक्स में रखे हुए हैं। अगर त्रिभुज कोई बनाए तो ये ऊपर त्रिभुज ऊपर है, ऊपर शीर्ष पे 2 बैठे हुए हैं। 2 मैनेजर हमारे फैक्ट्री के हैं। वो क्या कहते हैं, एक कंट्रोल कर रहा है, दूसरा भी, दोनों एक दूसरे को मिल करके कंट्रोल कर रहे हैं। कहते हैं भैया यहाँ ये काम होना, यहाँ ये काम नहीं होना है, तो वही काम है। उसके बाद टू अरेस्ट एनी टाइप ऑफ डिजनरेशन इन एनी पार्ट। डिजनरेशन क्या है? डिजनरेशन माने कोई ऑर्गन कोई सेल ही तो है हमारे पास अल्टीमेटली, चाहे हम मॉडर्न साइंस में याद रखें सेल है। तो इन सेल में कोई भी क्षरण हो, सेल नष्ट होने लगे, सेल मरने लगे, सेल बीमार हो जाए, इस जितने भी प्रक्रियाएं हैं वो सब कह जाएंगी कि हमारा डिजनरेशन है। भाई अगर हमारे सेल 10 बनना हो और 15 जन्म लेना हो, 10 खत्म होना हो, 15 जन्म लेना हो, तो जब तक ये प्रोसेस होता रहेगा कि 15 जन्म लेंगे और 10 मरेंगे, तब तक हमारा विकास होगा। और जब हम ऐसा हो जाएगा कि 15 मरेंगे और 10 जन्म लेंगे तो हमारा क्षरण होगा। तो डिजनरेशन का कंसेप्ट यही है कि जो सेल है जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन शरीर की ऊर्जा के कम हो जाने पर सेल मरने की संख्या बढ़ जाती है और जन्म लेने की संख्या कम हो जाती है। तो वही डिजनरेशन को अरेस्ट करना, मतलब अनावश्यक न हो, एक सामान्य क्रम है उस क्रम में हो तो ठीक है। तो वो कह रहे हैं और द एंड टू स्टार्ट रिजनरेशन, अगर कहीं रिजनरेशन संभव हो, हम लोग कहते हैं कहाँ संभव है, चाइनीज कहते हैं संभव है, तो जहां संभव हो वहां रिजनरेशन
उस प्रोसेस को रीजनरेट कर देना। यानी अगर डिजेनरेशन हो रहा हो, डिजेनरेशन माने नष्ट होना, क्षरण होना, अगर क्षरण हो रहा हो तो उसको ठीक करना, यानी रीजनरेट कर देना, पुनर्उत्पादित कर देना, ये सर जी सर जब हम हमारे बॉडी में जब किसी सेल का डिजेनरेशन होते रहता है और हम लगातार जब कुछ भी खाते हैं प्रोटीन जैसे हमारे सेल्स को बनाता है, उस समय उस डिजेनरेशन वाले एरिया में वही प्रोटीन वही मिनरल्स खराब एक्ट करेगा, उसके लिए सही एलिमेंट नहीं होगा उस समय। नहीं नहीं, देखिए वो कारण तो अभी आप मॉडर्न साइंस से पढ़िएगा तो वो कहेंगे कि डिजेनरेशन के तमाम कारण है, कोई उसके आक्रमण कर दे, कोई वहां उसी जगह पर उस एक सेल में जाके पानी अधिक भर जाए, वो काम करने को कर दे, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करना कम कर दे, कोई भी ऑर्गन मतलब ऑर्गेनेल्स जिनको बोलते हैं हम लोग, तो वो हमारा है। तो ऐसा नहीं है, जाते सारा जो मटेरियल आप खा रहे हैं वो हर सेल में जाता है, लेकिन जैसे हर सेल अपने में एक अलग से इकाई है ना, तो अपनी इकाई कहीं अपने इकाई का अपने फंक्शन हो सकते हैं। 5 ऑर्गेनेल है, पांचों अपने बैलेंस नहीं काम कर रहे हैं, तो भी तो ये सेल अपना होता है, दूसरा सेल स्वतंत्र है, मस्त है। जैसे आपके पड़ोस में देखिए, जैसे बिल्कुल थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया करिए अपने पड़ोस में, आप हो सकता है कहीं कोई प्रॉब्लम हो, आपके प्रॉब्लम ना हो। कोरोना आया सब जगह, जहां कुछ जगह कुछ सेलों ने डिफेंस कर लिया, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो सेल ही तो है आप अपने पूरा सेल मानिए, आपने बैलेंस कर लिया, बगल वाला बैलेंस नहीं कर पाया। चाहे टिश्यू कहिए, चाहे ऑर्गन की बॉडी कहिए, बॉडी में तो सेल ही तो है, तो सेल एक सेल ने तो बैलेंस कर लिया, चाहे अपनी डिफेंसिव एनर्जी, चाहे आंतरिक चाहे बाहरी। अगर आप ठंडक से बचना हो, 2 तरीके हैं, हम आप कंबल ओढ़ लें, हम आप बढ़िया से कपड़े पहन लें, और एक तरीका यह है कि हम ऐसे करें तो कहें कि डिफेंसिव एनर्जी तो है ही है, तो वो डिफेंसिव एनर्जी कमजोर हो गई तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो वही कारण सब सेलों में होता है, सब सेल अपने पे इंडिपेंडेंट है, अपने में पूरी कंप्लीट इकाई है। ठीक, चलिए, तो ये उन्होंने कहा कि ये जो इतने जो मेरिडियन जिनकी बात आप लोग चर्चा सुनेंगे अब थर्ड सेमेस्टर में, लिम्फ का डिजेनरेशन, नर्व का डिजेनरेशन, एलर्जी वेस्कुलर डिजेनरेशन, ऑर्गन पेरेंचाइमा और इपिथेलियल सेल जनरेशन, जॉइंट डिजेनरेशन, फाइब्रॉइड, स्किन फैटी, जो आप वाईएनएम में हम लोगों ने बताया, और ये वास्तव में पहली बार डॉक्टर वॉल ने बताया। तो ये जो मेरिडियन है, उन्हीं मेरिडियन की चर्चा इन्होंने कर दिया कि इनका डिजेनरेशन अगर कहीं हो रहा हो तो इनको रोकना, ये हमारा काम है अपने उसमें। रेक्टिफिकेशन ऑफ मसल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, मसल की या स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम कोई है तो उसको भी ठीक करना, कहें स्क्लेरोसिस, रीढ़ की हड्डियों की बीमारी, वन लेग लॉन्गर और शॉर्टर, दूसरा वन शोल्डर मोर एलिवेटेड, बॉडी इम्बैलेंस इंक्लूडिंग लेफ्ट एंड राइट इम्बैलेंस, अपर एंड लोअर इम्बैलेंस, ऊपर लोअर का इम्बैलेंस होना, जो भी है, जितने भी इम्बैलेंस संभव उनका कह रहे हैं कि इसको भी ठीक करना हमारा चाइनीज इसमें ये हमारा कंसेप्ट में है। ट्रीटमेंट ऑफ इनबॉर्न हेरिडिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए अब यहाँ बात कर लिया कि जो पहले से ही बीमारी हो, ठीक है, इनबॉर्न मतलब जो जन्मजात बीमारी कोई हो, हेरिडिटरी वाली हो, कहते हैं कि पिता से मिला हुआ, माता से मिला हुआ, आनुवांशिक है, या हमारी स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गड़बड़ हुआ हो, तो इन सब के लिए, तो वो उसके लिए हम लोग यहाँ चाइनीज में किडनी को मेन जिम्मेदार मानते हैं, इसलिए उनको कहा। बैलेंसिंग द 5 एलिमेंट इन यानांग की ह्यूमन बॉडी, बस उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे इन यांग हो, जितने हमारे 5 एलिमेंट्स हो और हमारे की है, उन सबको बैलेंस फॉर्म में रखना, ये हमारा, तो उसको उसी को उन्होंने की कह दिया। जापान में के आई कहा, जो की का है, चीन में की का, जो हम लोग की बोलते हैं, वर्चुअली प्रोनाउंसिएशन उसका ची है, समझ रहे हैं, जो क्यू आई है उसका प्रोनाउंसिएशन वास्तव में ची है, हम लोग की बोलने लगे तो की बोल रहे हैं, क्योंकि तो जापान में के आई है तो वो की है, लेकिन चीन में इसको ची कह सकते हैं, लेकिन हम लोग जो कॉमन पार्लेंस में सब लोग बोलेंगे तो की बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन ची है, कि क्यू आई का, और जापान में के आई है, की है,
भारत में प्राण है, अमेरिका में वाइटल फोर्स है, ब्रिटेन में बायो एनर्जी है, जो भी आपको ईथर कहीं मिला, ये सब जितना मिले शब्द ये सब वही है। तो इनका कहना है कि ये जो हमारी ऊर्जा है ये निरंतर बहती रहती है, ये निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान, एक मार्ग से दूसरे मार्ग में, कहीं ऊपर से जाती है, कहीं नीचे जाती है, ये ऊर्जा के अपने सिस्टम है। तो इन्हीं से कहते हैं कि इन्हीं को बैलेंस कर लेने से हमारा जो है जीवन सरल हो जाएगा, हमारे बीमारी दूर हो जाएगी। अब 8 स्रोत और 8 धुरियां उन्होंने कर दिया, हम लोगों ने 6 वाला पढ़ा है ना, 6 चैनल 6 धुरियां, तो ये कह रहे हैं कि अगर बीमारी को शुरू में हम लोग ठीक कर लेंगे, ऊर्जा को बैलेंस कर लेंगे तो ठीक हो जाएगी। अगर अंदर शरीर के अंदर चली गई तो फिर हमको थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, ये सभी लोग जानते हैं। फिर इन और यांग, दो पोलैरिटी का मतलब ये हुआ कि देखिए इन और यांग दोनों अलग अलग ध्रुव है। जैसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, हम लोग कहते हैं कि बड़ी ऊर्जा वो क्या कहते हैं व्हाइट ड्यूल मैग्नेट और येलो ड्यूल मैग्नेट, तो हम कहते हैं नॉर्थ और साउथ पोल। तो जो ये बोलते हैं ये इसका मतलब कि प्लस माइनस की बात करते हैं, कहीं धनात्मक कहीं ऋणात्मक। तो वही उन्होंने कहा कि जो की है, जो चीज जिसको कहा, उसकी दो पोलैरिटी बता दिया इन्होंने, एक निगेटिव कह दिया, एक पॉजिटिव कह दिया। एक को कहा कि स्ट्रक्चरल है, हम लोग समझ रहे हैं कि इनको स्ट्रक्चर वाला बताया था, और फंक्शनल किसको बताया था, यांग को। उसी तरह पोटेंशियल बताया था इन्होंने इनको, और काइनेटिक माने जो दिखाई पड़ रहा है। पोटेंशियल माने क्या हुआ, जो आपके अंदर निहित है शक्ति वो आपकी है। मान लीजिए आपकी एनर्जी किसी रूप में 100 हो, तो 100 प्रस्फुटन में नहीं होती, मतलब बाहर दिखाने में 100 नहीं होती, 100 का हो सकता केवल 80% यूज कर रहे हो। तो जो 80% दिखाई पड़ रही है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी हुई या वो यांग एनर्जी हुई, और जो 100 है वो हमारी इन एनर्जी है। स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। जैसे मशीन का उदाहरण लीजिए, एक मशीन है जो पानी फेंकती है, और उसका जब बना के देता है तो वो कंपनी कहती है कि ये 50 फीट पानी फीट फेंक देगी, 50 फीट में पानी फेंक देगी, ये लिख के देता है, ठीक। तो ये कही जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये कही जाएगी उसकी इन एनर्जी। और अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट जब करें तो देखें कि 50 फीट तो नहीं फेंक पा रही है, वो केवल 40 फीट फेंक पा रही है। तो 40 फीट जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और 40 फीट उसका यांग एनर्जी होगी। जो आपके अंदर की शक्ति है वो आपके अंदर की इन एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो लेकिन आप जितना कर पाते हैं वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, और उसको हम लोग यांग एनर्जी भी बोलते हैं। तो एक अंदर है एक बाहर। इन एनर्जी अंदर है, जो अंतस्थ है, अंतर स्थित है, वह इन है। जो बाहर दिखाई पड़ती वो बाहर। जो अंदर जाना चाहती है वो इन है, जो बाहर घूमना चाहती है वो यांग एनर्जी है, ठीक है। अब आगे चलिए, की के बैलेंसेस में कहा कि या तो असंतुलित होगी, तो या तो की होगा, या रक्त होगा, या तरल होगा, या सत्व होगा, जो हम लोग जिसको हम लोग बोले हैं किडनी इसेंस, तो वो सत्व होगा। ये चार ही चीज होगी, यही बैलेंस होगी। घटेंगी, बढ़ेंगी, सिंक कर जाएंगी, मार्गोल्लंघन माने अपने मार्ग से डेविएट कर जाएंगी, भटक जाएंगी। तो जहां पर ये हम लोगों को देखना है कि कहां पर ये कम हुई है, कहां ज्यादा हुई है, यही हमारा इलाज का जो है, यही हमारे निदान का तरीका है, और यही निदान जानकर हम लोग करें। फिर तो अब ये देखिए, उन्होंने कहा कि अब प्रोलैप्स की बात कही उन्होंने कि प्रोलैप्स कहाँ कहाँ है, सबका है, पेट का है, योनि का है, आंते का है, गुदा का है, मूत्राशय का है, वेजिनल है, बवासीर है, वेरिकोज वेन्स है, ये सब प्रोलैप्स में आते हैं। तो इन सब प्रोलैप्स को हमको कहीं देखना पड़ेगा कि ये सब की सिंकिंग वाली स्थिति है, कि मतलब सिंक कर रही है, ठीक। फिर डकार, हिचकी, ऐसे समझना है कि डकार, हिचकी, मितली, वमन, पतले दस्त, ये जितने हैं सब हमको एनर्जी के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। हमारी एनर्जी जानी चाहिए, उधर नहीं जा रही। डायरिया हो,
प्रोलैप्स भी की स्पिन की कंट्रावेक्शन की है। ठीक है, आगे चलिए। खांसी के साथ अस्थमा भी, तो यानी लंग्स की ऊर्जा, लंग्स की एनर्जी उल्टा चलने लगी, लंग्स की कंट्रावेक्शन है। केवल अस्थमा हो और खांसी ना आए, अगर केवल अस्थमा हो खांसी ना आए तो किडनी का है, किडनी की कंट्रावेक्शन है। मानसिक बेचैनी हो जाए और निद्रा भी ना आए तो हार्ट की कंट्रावेक्शन है ना। सरदर्द और क्रोध आने लग जाए, सरदर्द हो क्रोध आने लग जाए, तो क्रोध हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि लीवर के संबंध में है, तो लीवर की हो गई। मिचली, वमन, डकार, डायरिया में हो जाए, तो यानी अगर देखिए अभी केवल मिचली, वमन, डकार की बात कही थी तो उन्होंने कहा चल रही ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ डायरिया भी हो तो यानी लीवर की ताकतवर हो गई है और उन्हें स्टमक पर अटैक कर दिया है। तो दोनों चीजें हो गई, मिचली, वमन, डकार भी आई और डायरिया भी हो गई। ये इसको समझने के लिए वही नोट कर लीजिएगा कि कभी ये सब हो तो लीवर की अटैकिंग स्टमक पर उपचार करेंगे। डायरिया हो तो लीवर की ने स्प्लीन पर किया उपचार। केवल डायरिया हो जाए तो स्प्लीन को अटैक कर रहा है लीवर। और अगर मल सूख जाए, कड़ा हो जाए, तो लीवर की ने आंतों पर किया आघात। तो लीवर की एनर्जी, जो एनर्जी अधिक होगी और दूसरी एनर्जी कमजोर पाएगी, लीवर का बहुत नेचर है, लीवर जिसको भी कमजोर पाती है उस पर अटैक कर देती है। तो ये लीवर की कंट्रावेक्शन, लीवर जब चैप्टर पढ़िएगा तो कंट्रावेक्शन वाला बहुत पढ़िएगा और उसमें सारे सिम्टम मिलेंगे, उसी हिसाब से आज तुरंत पॉइंट लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। रक्त का है, देखिए रक्त में क्या है, इन्होंने कहा ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ये शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, अब जितना पढ़ सके फिर आप पढ़ लीजिएगा। रक्त शरीर को पोषण दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, हम लोगों ने पढ़ा है किसमें, शरीर विज्ञान में, कि पोषण दे रहा है, ताप दे रहा है, टेम्परेचर दे रहा है, उसमें पढ़ा हुआ है। तो यानी अगर रक्त है तो टेम्परेचर है, रक्त ऑक्सीजन दे रहा है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। रक्त रोग से रक्षा कर रहा है, रक्त रोग से रक्षा कर रहा है, वही क्यों रक्षा कर रहा है वो भी हम लोगों ने पढ़ा है कि उसके साथ WBC दौड़ रहे हैं, वो कर रहा है। रोग की सूचना दे रहा है, हर जगह लगे हुए हैं उसके सैनिक कि भैया ये दुश्मन आ गया है, तो वहां रोग की सूचना और बताता है। तरल की सूचना देता है कि यहाँ कम हो गया है, अधिक हो गया है। शरीर में संदेश भेजता है, तो संदेश भेजने का तरीका उसका रिसेप्टर्स के माध्यम से भी है और अपना है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो वो बता रहा है कि भाई हमारा ये है मैसेज ये सब जो सेल वाले हैं ये सब मैसेंजर ही तो है। शरीर को नमी देता है, क्यों, लिक्विड है उसके साथ, प्लाज्मा भी है इसलिए नमी भी दे रहा है। कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी अवरुद्ध होता है कभी गर्म होता है, तो कहीं से कभी कभी अपनी सीमाओं से बाहर निकल जाता है, अपने जो चैनल बंद है चैनल से बाहर निकल जाता है। तो यही हम लोग को देखना है कि चैनल से बाहर निकला है कि घटा है कि बढ़ा है। अब देखिए, अब यहाँ पे बीमारियों का उल्लेख कर दिया गया है। लीवर में रक्त घटेगा तो मेंसेस घट जाएंगे, क्यों, क्योंकि लीवर, अभी हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि लीवर, सीवी, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन, लीवर मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, ये सब कंट्रोलर उसके साथ हैं, जुड़े हुए हैं। तो लीवर में जब रक्त घटेगा तो मेंसेस घटेंगे, लीवर में रक्त अवरुद्ध होगा तो दर्दीला हो जाएगा, मतलब अवरुद्ध माने रुक जाना। स्प्लीन में ऊर्जा घट जाएगी, स्प्लीन की ऊर्जा घट गई तो स्प्लीन का काम क्या है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, पढ़ चुके हैं आप लोग ऐसे, कि रक्त वाहिनी में रुक नहीं पाता, अपनी वेसल में रुक नहीं पाता, बाहर निकल जाता है, फट जाती है, जिसको फटना बोलते हैं, शिराओं का फटना, धमनियों का फटना, ये वो ही बोलता है। तो हेमरेज इसको बोलते हैं, इसी को हेमरेज बोल देते हैं कि हेमरेज हो गया। हेमरेज माने अपनी जगह पर जो अपने चैनल में रक्त बह रहा है वो बाहर निकल गया, तो उसके लिए जिम्मेदार, चाइनीज में उसके लिए जिम्मेदार स्प्लीन मानी गई है कि स्प्लीन का काम है होल्ड करने का काम इसको माना गया है। अनिद्रा,
देखिए अभी कोई पूछ रहा था तो उसमें ये है, अनिद्रा जब तुम्हें सताए, नींद आए तो सपने भी आए, बाद में चौंकने लग जाए तो हार्ट ब्लड डिफिशियंसी। चौंकना, नींद आए और सपने आए, अनिद्रा जब तुम्हें सताए, ठीक है, तो हार्ट रक्त डिफिशियंसी है। ये बात की एज के लिए है। बीच देखिए डेविएशन थोड़ा बहुत इनसे हो सकता है, ऐसा मत सोचेगा कि सारा जहां ये हो वहां पर यही है ना। हर एज की अपनी अपनी क्वालिटीज हो सकती है। तो उस किसी एज में सपने भी आ सकते हैं, किसी एज में, लेकिन सब जगह सपने नहीं आने चाहिए। डरावने सपने आ रहे हैं, भयानक आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये जो शर्तें हैं या जो कंडीशन है या जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, इनके आधार पर इलाज कर सकते हैं। हृदय क्षेत्र में दर्द आए, बाएं हाथ में फैले, ओठ नाखून काले पड़ जाए, तो ये रक्त की रिकावट बताते हैं और इसको हम लोग एंजाइना पेन वगैरह बोलते हैं। आमाशय में रक्त अवरुद्ध हो, आमाशय में पेट में रक्त अवरुद्ध हो, अधिजठर में, अधिजठर होता है ऊपर, अधिजठर तो ऊपर हुआ, यस, अधिजठर माने स्टमक का अपर पार्ट में खाते दर्द होने लग जाए, उल्टी मन में काला रहता है तो गर्मी दबाने से दर्द बढ़ जाए, तो ये जो है आमाशय में रक्त हो जाएगा अवरुद्ध, तब ये आपको सिम्टम आएंगे। बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स को तरल कहते हैं। देखिए अब बॉडी फ्लूइड्स में आप लोग समझ लीजिए कि जितने भी आप लोग शब्द पढ़े हैं अंदर, वो सब बॉडी फ्लूइड्स में आते हैं। मल, पेशाब, लार, हार्मोन सब उसमें है। और देखिए कितना पूरी लिस्ट दिया हुआ है, सब कुछ एयर तक दिया हुआ है बॉडी फ्लूइड्स में। यूरिन, स्टूल, पसीना, लार, आंसू, लिम्फ, ये सीएसएफ, वायु, स्पर्म, अंडाणु, ओवा, हार्मोन्स, केमिकल्स, साइनोवियल फ्लूइड जो घुटनों में होता है, ईयर वैक्स, ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकस, फ्लेम कफ, म्यूकस आम है और फ्लेम कफ है, वाटर जल है और रक्त है, और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड भी, विटामिन भी, मिनरल सब इसमें आ रहा है। तो ये जो है इनका घटना बढ़ना भी रोग का द्योतक है। रिटेंशन देखिए इन्हीं सब का कभी रुक जाता है, रुक गया तो भी नुकसान देगा। इनकॉन्टिनेंस हो जाए तो रुक ना पाए, मतलब जहां रोकने की आवश्यकता वहां रुक ना पाए, कभी फ्लेम बन जाए, सेमी सॉलिड फ्लूइड मतलब ऊर्जा अगर तरल में है और बॉडी में तरल में रहना चाहिए तो इसको सेमी फ्लूइड, सेमी सॉलिड नहीं बनने देना है। मेरिडियन में रुकेगा, हृदय हृदय में फंस जाएगा। तो इन सबको जहां भी हमको क्लॉट है, गांठ है, स्टोन है, अर्थराइटिस है, गाउट बनकर, ये सब उसके रूप है। कहीं गाउट बन के रुक जाएगा, कहीं फ्लेम के रूप में हो जाएगा, कभी क्लॉट बन जाएगा, कभी गांठ बन जाएगा, कभी स्टोन हो जाएगा। तो ये सब है, इनका हम लोगों को इलाज करना है इसके हिसाब से, किताब के हिसाब से। जीवन सत्व देखिए, अब इसको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा। ये थोड़ा दार्शनिक विचार है, ऐसा दिखाई तो पड़ता नहीं। 3 प्रकार का होता है जीवन। जन्मजात, जन्म से आप जो है, फिर जग में बात हो रही थी ना, कल परसों पूछ रहे थे कोई लोग, तो जन्मजात जीवन सत्व, एक तो जो आपके जन्म से ये कोई जीवन सत्व आया है, दूसरा जग में प्राप्त जीवन सत्व, और तीसरा किडनी का जीवन सत्व। तो देखिए तीनों जो है, अब ये तो अलग पॉइंट है कि, लेकिन जन्मजात जीवन सत्व को तकदीर कहते हैं। इन्होंने कहा कि जो जन्म जात है जीवन सत्व वही तकदीर के रूप में है, यानी प्रारब्ध के रूप में वही है। तो इन्होंने कहा गिनकर सांसें मिली हैं, गिनकर घड़ियां मिली हैं, और नापकर जीवन सत्व, जीवन सत्व आपको मिला हुआ जितना, उसी के आधार पर आपका पूरी लाइफ का डेवलपमेंट है, लाइफ में जीवन कितना है, सब चीजों में उसमें तय है। तो जीवन सत्व बढ़ नहीं सकता। देखिए जीवन सत्व जितना मिला है इसमें, ये यहाँ समझिए फिलॉसफी ये है, इसको फिलॉसफी समझिए, सरल नहीं है, थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी जीवन सत्व बढ़ेगा नहीं, तय है, जितना मिला है उतना मिला है, लेकिन परिष्कृत हो सकता है। परिष्कृत माने वही बर्तन को मांजना, जैसे आप बर्तन को मांजते हैं वैसे ही
आप मांझते रहिए। मांझना क्या है? मांझना विचारों से है। मांझना आपने आहार, विहार, विनोद, इन सब जितने भी आपके भाव हैं उनसे मांझना है। आहार, विहार, आचार, ये संतुलित रहेगा, उच्च कोट का रहेगा तो जीवन सत परिष्कृत होगा। ये फिलॉसफी है कि यदि आप अच्छा काम करेंगे और आप ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से दूर रहेंगे तो आप अधिक सुखी होंगे, अधिक आनंद देंगे, स्वयं आनंदित होंगे, दूसरों को देंगे। तो ये जीवन जो है, आचार व्यवहार, जीवन आदर्श बनाएंगे तो आपका जीवन सब। जी हाँ, पूर्वा जी बोलिए। सर तो हम ये भी सोच, इससे ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं क्या कि अगर हमारा जीवन सत्य को हम सही रखेंगे तो हम बीमारी से भी थोड़ा सा अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि आगे देख रहे हैं कि ब्लड चीज जब बनती है तो जीवन सत्य ही उसको मेन बनाता है और फिर उसी से प्रोटेक्टिव और न्यूट्रिशन चीज बनती है। तो अगर हम अपने जीवन सत्य का ये जो ठीक करते जाएंगे, अगर प्योर करेंगे तो हमको बीमारियां भी कम होगी। हम इसको ऐसे भी नहीं सकते। फिलॉसफी का मूल सिद्धांत भारतीय और चाइनीज दर्शन, जो यहाँ जिसको प्राच्य दर्शन कहा गया है, उसका सिद्धांत ही यही है। उन्होंने कहा, देखिए, एक हर पूरा सुनो, उन्होंने कहा कि न तो हम कामये राज्यम स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामाति नाशनम। उन्होंने कहा कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, न तो हम कामये राज्यम स्वर्गम ना पुनर्भवम, पुनर्जन्म भी मेरा हो ना हो मुझे कोई चिंता नहीं। कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्थ नाशनम, जो दुखी प्राणी हैं उनके रोग को, उनके दुखों को दूर करने की अगर मुझे क्षमता मिले, शक्ति मिले, तो ये मेरा जीवन सफल है ना। कहा, यही तो कंसेप्ट है कि हमने कहा कि नहीं, ये हमारा दर्शन था। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो किसी की बात नहीं कर, ये नहीं कह रहे कि मुझे मिले ना, आप सुखी होंगे तो मैं सुखी होऊंगा। उसको हिंदी में अगर तमाम लोगों ने लिखा कि निम्नतम तू किंतु मैं तो नम्रतम बनने चला हूं, और आंख मेरे उठ पटल पर आज तू अपनी विजय भी हो, सभी के हेतु सुखकर हो अगर मेरा उदय भी। तो कंसेप्ट यही है भारतीय दर्शन का कि हम अपने जीवन परिष्कृत करने की बात क्यों कर रहे हैं, यही है। जहां हम कहते हैं ना कि हमारे धर्म का लक्षण में ये नहीं है, हमारे धर्म के बड़े अच्छे लक्षण हैं, धृति क्षमा दमो स्तयम शौच इंद्रिय निग्रह धीह विद्या सत्य क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के लक्षण ही हमने जो धर्म बताया वो हमने ये नहीं कहा कि हमारे लिए है, धर्म सबके लिए है, उदारता सबके लिए है, क्षमा सबके लिए है, दया सबके लिए है, परोपकार सबके लिए है, उदारता सबके लिए है ना, ममत्व तो सबके लिए है, ममता सबके लिए होनी चाहिए। और वही हमारे यहाँ वही कहा गया कि वही जो है, जो रक्षा करता है जीवन से, उसका उस पर अधिकार अधिक है, जो उसको मारता है उसका अधिकार कम है। पहला बुद्ध को संदेश मिला अपने पिता सुशोधन से, अपने जो सुशोधन से जो उन्होंने देवदत्त और इसमें सिद्धार्थ में जब बात हुई तो उसने हंस को यही तो किया था, हंस को बचाया और उसने तीर मारा था देवदत्त ने, तो आया, उसने कहा मैं तो मेरा है क्योंकि मैंने इसे मारा है तो ये मेरा हुआ। उसने कहा ना, दोनों गए पिताजी के पास, शुद्धोधन, आप सोचिए 562 BC के आसपास की बात है, तो वो दोनों गए अपने पिता के पास, शुद्धोधन पास। तो शुद्धोधन ने कहा कि यस, सिद्धार्थ का इसमें अधिकार है, क्योंकि मारने वाले का अधिकार कम होता है, बचाने वाले का अधिकार उससे अधिक होता है। वैदिक संस्कृति हुई, उसके बाद लौकिक संस्कृति शुरू हुई। तो लौकिक संस्कृति में पहला जो श्लोक निकला है महर्षि वाल्मीकि का, वो यही है कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समा यत क्रंच मिथुना देख मवधि कामोहितम। एक क्रंच में से दो क्रंच पक्षियों में से एक पक्षी को मार दिया था व्याध ने। तो पहला जो श्लोक निकला
उसमें यही निकला, हे निषाद तुम युग युग तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। कितनी बड़ी बात थी, युग युग तक, केवल आज बात नहीं कर रहा हूं, तुम युग युग तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने काम मोहित क्रौंच पक्षी में से जोड़े में से एक को मार दिया है। और फिर उसके बाद हिंदी में लिखा गया कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो हमारा दर्शन यही है, हम तो इसी दर्शन की वजह से हमने विजय नहीं करने चाहा, हमने विजय करना चाहा मन पर। हमने राज्य श्रीलंका का लिया नहीं, श्रीलंका को राज्य मोहम्मद विभीषण को दे दिया। हम चाहते तो राज्य ले लेते, हमने जीता था उसको। हमने सुग्रीव का राज्य जो है, बाली का राज्य सुग्रीव को दे दिया। यही तो भारतीय दर्शन की थी, यही तो विशेषता थी। मतलब दर्शन तो ये जो कह रहे हैं ना, यही जो परिष्करण जो बात वो कह रहे हैं वही तो है कि यही सब हमारे। जी हाँ बोलिए। बाय मिस्टेक हो गया सर, बाय मिस्टेक हो गया। हाँ ठीक, तो भाई हमारे यहाँ यही है। हमारे तुलसीदास जी ने बाद में लिखा कि तुलसी तृण जल कूल के और निर्बल निपट निकाज, और कई राखे कई जाए संग, और बाह गहे की लाज। हमारी तो ये थे, अगर हमको किसी ने हाथ पकड़ लिया तो या तो हम उसके साथ बह जाएंगे और या उसको बचा लेंगे, क्योंकि हम भले तृण जल कूल, मतलब किनारे के, जो नदी किनारे के वो बिल्कुल घास हो, कुछ अस्तित्व तो नहीं हमारा, लेकिन कोई हमारे ये है कि बाह गह लिया किसी ने तो हम क्या करेंगे, या तो उसके साथ उखड़ के चले जाएंगे, हम भी बह जाएंगे, और या उसको बचा लेंगे। कि तुलसी तृण जल कूल के निर्बल निपट निकाज, और कई राखे कई जाए संग, और बाह गहे की लाज। बाह गहने की हमारी मर्यादा है, उस मर्यादा की वजह से हम कहे, है ना। तो भाई रामचंद्र वहां रामचंद्र जी की उसमें आए, और पहली बार कौन आ रहे हैं, उन्होंने कहा, पहली बार आए उन्होंने राज तिलक कर दिया, किसका, विभीषण जी का। तब तो राजा थे नहीं, तब तो श्रीलंका के राजा थे ना, श्रीलंका नहीं जीता था। लेकिन उन्होंने कहा, जो संपत्ति शिव राव नहीं, और दीन दिए 10 मात, और सोई संपत्ति विभीषण नहीं, और सकुच दीन रघुनाथ। कहते हैं कि भगवान शंकर को 10 बार माथा दिया, सर काट के दिया, तब उन्होंने वो श्रीलंका का राज्य दिया था। और उसी को विभीषण आए और कुछ नहीं बोले, जैसे वो पहले मिले तो उन्होंने पहले राज तिलक कर दिया और संकोच के साथ राज दिया, तो वो पूरा राज्य दे दिया। तो ये हमारी मर्यादा है पूर्वा जी, इसी मर्यादा की रक्षा के लिए तो हम लोग जो है जाने जाते हैं संस्कृति में। चलिए ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़े। तो वही कह रहे हैं कि जीवन सत्य हमारा बढ़ नहीं सकता, लेकिन परिष्कृत होगा हमारे आचार से, हमारे विचार से, हमारे व्यवहार से, हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से। तो इसी को कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग इस ऊर्जा, अच्छा ये ऊर्जा छोटी होती, देखिए जैसे उन्होंने कहा एग्जाम्पल दिया, मानो आपका, मानो वो मॉडर्न साइंस में एटम बहुत छोटा होता है, लेकिन एटम बम बहुत बड़ा होता है। परिणाम देखिए, तो जो छोटा जितना भी है उसकी शक्ति अपरिमित है, असीमित है। तो वही उन्होंने कहा कि भले हमारा आचार व्यवहार दिखाई नहीं पड़ता हो, छोटा सा दिख रहा हो, लेकिन एक हमारा अगर परिष्करण होगा तो वो क्या करेगा, मानवता का कल्याण करेगा, वही उन्होंने कहा। ठीक है, तो ये हवा पानी भोजन से बनता जग का जीवन सत्य, जो बाहर हम लोग लेते हैं स्प्लीन के माध्यम से, वो हमारा जो है, जो हवा पानी भोजन से बनता है, और स्टमक और स्प्लीन बनाते हैं जग का जीवन सत्य। यही बना, वही पहले बात, हम एनर्जी कौन बनाता है, स्टमक स्प्लीन। फिर जन्मजात जीवन सत्य और जग में प्राप्त जीवन सत्य, दोनों मिलकर दो। अब किडनी क्या करती है, किडनी जो आई तो किडनी का जीवन सत्य, और बाद में हम लोग जीवन सत्य जग में प्राप्त किया, तो दोनों मिल करके और फिर क्या बनते हैं, किडनी का जीवन सत्य बनाते हैं, और वही इस किडनी में स्टोर रहता है। फिर ये 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स में बहता रहता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 में।
ये अभिवृद्धि, प्रजनन शक्ति, प्रोन्नति, परिपक्वता ये देता है। ये इतना ही सब सारा वो है। अभी आप लोग उसको पढ़िएगा, बहुत बढ़िया है आगे, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एक एक स्टेप आपको। और देखिए जो है ऐसे नहीं है संसार, जब धीरे धीरे जैसे जैसे द्वार आप खुलते जाएंगे आपका संसार खुलता जाएगा और आपका संसार और सर आवाज नहीं आ रही है। आ रहे हैं सब है? हाँ ठीक ठीक, तो वो हाँ वो बात कर लेंगे, वो जितनी बात हुई थी। जी चलिए, अरे वो फोन आ गया था। तो ये होगा। अब ये देखिए, अब ये तो उन्होंने जो हम लोग वहां पढ़े थे मॉडर्न साइंस में, इन्होंने इनके हिसाब से थोड़ा डिफरेंट उन्होंने किया है। अब पूरा उन्होंने लाइफ स्टाइल बताया है कि ये जो बालक और बालिका दोनों के, जो पुरुष और नारी के दोनों के 7-7 वर्षों के, वहां 7-7 वर्षों में नारी में और यहाँ 8-8 वर्षों में पुरुष के, ये अपना विभाजन कर दिया है कि 7 वर्ष की बालिका में किडनी की पुष्पित होती है, 14 वर्ष की उम्र में गर्भाधान के लिए मासिक धर्म प्रारंभ होता है, 21 वर्ष की उम्र में किडनी इसेंस चरमोन्नति पर होती है 21 में, और अकल दांत निकल आते हैं और शरीर बढ़ता जाता है। 28 वर्ष की उम्र में अस्थि उपास्थि मजबूत हो जाती है। यानी टोटल जो है, वैसे तो 28 वर्ष की उम्र में दोगे, लेकिन जो मॉडर्न साइंस कहती है वो कहती है कि 25 वर्ष तक, 18 वर्ष तक विकास होता है, लेकिन 25 वर्ष तक हड्डियां विकसित हो सकती हैं क्योंकि उसमें रीमॉडलिंग होती रहती है। मॉडर्न साइंस कह रहे हैं। तो ये 28 वर्ष में उन्होंने कहा कि इसमें तक पूरे मजबूत होते हैं और बाल लंबे होते हैं, गांठ सुंदरता पाती है। 35 वर्ष की उम्र में सर के बाल झड़ने लगते हैं, रंग वर्ण चेहरा थोड़ा निस्तेज होने लगता है और 42 वर्ष की चेहरा सांवला होने लगता है। 49 वर्ष की उम्र तक ये समाप्त हो जाता है मासिक धर्म। फिर 56 वर्ष की उम्र में जीवन से सूखने लगता है। ये ध्यान रखने की बात है कि ये 60 वर्ष की, यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि उन्होंने का जो चाइनीज सिद्धांत है उसके हिसाब से 60 वर्ष की उम्र का है। तो और सब जो चीजें हैं जो जो बायोलॉजिकल है उनको छोड़ करके शेष सब चीजों पर हम लोगों को ये नहीं देखना है कि ये उस उम्र में होगा। बायोलॉजिकल छोड़ दीजिए, बायोलॉजिकल के अलावा, क्योंकि 60 वर्ष की उम्र उनका कंसेप्ट था, हमारा 100 वर्ष का उम्र का है आयुर्वेद में। तो यानी 40 वर्ष तो हमारा कहाँ, 40 वर्ष में क्या होगा, 40 में वही थोड़ा रहेगा। तो इसलिए सर इसका मतलब चाइना के लोग कम जीते, कम उनकी आयु कम होती थी। कंसेप्ट की बात है, देखिए विचार की बात ये नहीं कि ये पॉइंट नहीं है भाई। देखिए इस पर तो मैं उसमें चाइना में नहीं था बाय द वे, तो मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन कंसेप्ट ये है कि उन्होंने 60 वर्ष लिया और हमारे आयुर्वेद में इसको 100 वर्ष माना गया था। हम लोग मानते हैं कि कलयुग में 99 अब हुई है, अब पहले 100 थी, अब 99 अब हुई है, तो 99 वर्ष तक हमको जीने का पूरा राइट है। अगर हम सही ढंग से जीते हैं तो अभी हमारे एक अधिकारी नहीं रहे, उनके 101 वर्ष उम्र में गए हैं, टैक्सेशन में थे, अभी डेथ हुई मेरठ में। सर मतलब है ना, सेविंग्स 100 वर्ष तक के लिए करनी पड़ेगी। मेरी चाची की एक दादी थी, 150 साल पर मरी है अभी 5 दिन पहले। तब 150 साल पर। तो ये ऐसा नहीं है, तो ये होता है। तो इसलिए वो उनका कंसेप्ट हमें कह रहा है कि जो बायोलॉजिकल चीजें उनको छोड़ दीजिए, लेकिन शेष चीजों पर आप ये मत समझिए कि सारी चीज सही होंगी। हमको तो आप देखिए, दिमाग आपका भी है, दिमाग उनका भी था, उन्होंने एक दिमाग लगाया, हमारा भी तो दिमाग लगता होगा। तो सब ऐसा उनका बीच में मतलब उससे निराशा की बात नहीं होनी चाहिए कि भाई हम लोग तो कहते जीवे शरदम शतम, यानी हमको 100 शरद देखनी चाहिए शरद ऋतु में। तो हम लोग तो उस वाले उस काल के हैं, दोनों को मिक्स करके करते हैं। अब वही जो जो उन्होंने 56 वर्ष में जो कंसेप्शन वेसल जो सीवी वाला है, तो वो कह रहे हैं कि आप
इसका है, तो ये वाला है। तो यानी इस वर्ष की उम्र में जो हम लोग बात बोलते हैं कि इस कंसेप्शन वेसल मेरिडियन को के जो पॉइंट्स हैं वो आपको लगाने चले चाहिए एट द एज ऑफ 56। यही तो उसका अर्थ हुआ। हम अर्थ अर्थ ट्रांसलेट, देखिए ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जैसे ये उम्र आए वैसे ही हमको सबको, पुरुष नारी सबको, यही वाला है LU7 लेडीज में राइट में टोन और K6 लेफ्ट में सिडेट, और जेंट्स में LU7 टोन लेफ्ट में और K6 राइट में सिडेट। और एक आध सर, एक बार और बोलिएगा, एक बार सर और रिपीट कीजिएगा। नहीं, हम इसको भेज देंगे। हम ऐसा है हम इसको ग्रुप में डाल देंगे, आप नोट मत करिए, हम ग्रुप में डाल देंगे। कंसेप्शन वेसल के दोनों मेल फीमेल के लिए दोनों अलग हैं, आप लोग कंफ्यूज करने लगोगे, उसमें लिख देंगे, उसमें लिखा हुआ मेल ये और वो एक अलग से पॉइंट है। जैसे ST30 किसी में CV1 है, लेडीज में CV1 कंसेप्शन वेसल का अधिक महत्व है तो वहां CV होगा, हम लोग के यहाँ ST30 होगा। तो मैं पॉइंट लिख के वो वैसा फोटो कर भेज दूंगा जो किताब का, ताकि आप लोग उसमें बिल्कुल पूरा चिंता मत करिए, हमको जहां तो बता रहे हैं। सर कलर भी भेज दीजिए, कलर का भी सर भेज दीजिए, कलर का सर टोन सिडेट। अच्छा कलर भी, कलर ठीक है, कलर हाँ कलर बता देंगे, कलर बता देंगे, ठीक है। जहां कलर, देखिए कलर में हमेशा समझ लीजिए, जहां कलर अपने 5 शू पॉइंट्स का हो वहां तो कलर डिफरेंट हो सकता है। जहां ये 5 शू पॉइंट नहीं, वहां कलर वही होगा जो उसका अपना ऑर्गन कलर है। ये सिद्धांत की बात है। 5 में कलर अपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 5 के अलावा कोई पॉइंट है, उन पॉइंट को याद रखिए। मैंने वो पॉइंट आप लोगों सबको अलग से भिजवा रखे हैं, याद करिए, पहले सेमेस्टर से वो सबको मैंने भेजे हुए हैं, ग्रुप में डाले हुए थे, है ना, याद है कि नहीं? उसको हमने और ये भी कहा था, मुझे याद है, ये भी कहा था कि जहां आप बैठते हो, जहां पढ़ते हो, उसके दाहिनी तरफ, उसके अलमारी में, उसको कहीं कुछ होगा वहां चिपका करके उसको एक बढ़िया से बढ़ा कर मतलब A4 साइज में, और उसको बढ़िया से करके और वहां लगा दीजिए। जैसे देखें K7, अब आप तुरंत K7 इसका मतलब मीटर, K10 किडनी, बार बार करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, है कि नहीं? हम भी अभी देखिए दाहिने तरफ लगा हुआ है, अभी फोटो में क्या दिखाऊं, यहाँ फोटो ये दाहिने तरफ लगा हुआ है, हमको भी याद नहीं होता ना, मेमोरी तो हमारी भी कम है। और भाई हम भी तो 68 साल के हैं, तो स्मृति लोप तो हमारा भी होगा नहीं? तो नहीं सबका होगा, ऐसा नहीं, हम भी तो वही है मानव, जो भी मानव है वो सबका होगा। तो जो होगा तो हम भी बार बार पढ़ लेते हैं कि 1 2 3 4 8, 1 2 3 5 5 9, 1 2 3 7 10, ऐसे हम भी याद करते हैं। 9 8 7 4 3, 9 8 7 5 3, हम भी बार बार करते हैं, तो मेमोरी समझ लेती है कि वह क्या चीज है। और जहां ये हुआ तहां भूलते नहीं है, इसीलिए तुरंत जहां भूलने लगते हैं वहां मेमोरी, वहां रोकते हैं कि भाई कहाँ हुआ। तो 45 से शुरू हुआ है, इसका मतलब 45 44, फिर इसका मतलब 43 से शुरू होगा, ऐसे हो गया। 67 67 66, तो 65 से शुरू होगा, लो ऐसे याद करते हैं। ऑर्गन सोर्स पॉइंट तो कहेंगे नीचे का ऑर्गन है 65 -1, 65 -1 64 होगा, ऊपर 3 है तो 4 होगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। ऐसे याद करते हैं, तरीके बताते हैं आपको हम, इसलिए सब तरीके बताते हैं क्योंकि हम भी, हमारी बुद्धि कम विकसित है, तो हमको देर से याद होता है। तो हमको लगता है कि सबको देर से याद होता होगा, कुछ शार्प होंगे जल्दी याद, तो हमको लगता है कि ये तो मुझे नहीं आता तो इनको कैसे आएगा, तो हमको और पढ़ाना पड़ता है, भाई इस तरह पढ़िए ताकि और याद करिए, समझ रहे ना? अगर मैं बहुत तेज तर्रार होता, मैं समझता सुधा पाठक को समझ भी नहीं आया, मैंने तो बोला, एक बार तो बोल चुका हूँ। तो शार्प होते तो ये होता, जो शार्प नहीं है उनको देर समझ में आता है, तो मैं सर शार्प आप नहीं। शार्प ही हैं सर।
क्या नहीं, तुरंत हम देखते देखिए हमारा हमारा चित्र सर देखिए आप इतना बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं तो शार्प है। नहीं करत दो शक्तियां मैंने चर्चा की है ना, एक प्रज्ञा शक्ति, एक प्रतिभा शक्ति। प्रतिभा शक्ति जन्मजात होती है और प्रज्ञा शक्ति अर्जित की जाती है। जन्मजात जीवन सत्व और जग में प्राप्त जीवन सत्व। मैं जग में प्राप्त जीवन सत्व को बढ़ा रहा हूं। सर बेटा सूर्य होता हूँ नहीं सर, सर अगर इतने कमजोर होते तो आईएएस कैसे निकाल दिए सर बेटा बोल रहे हैं मेरे। नहीं सर, एक बीएचपी में एक ये भी है कि सेल डिस्ट्रॉय भी होते हैं तो नए बनते भी हैं सर, वो भी है मेमोरी में, वो बहुत ज्यादा वर्क करता है सर। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, वो लगातार लगातार ध्यान रखिए आप उसको। तो वो हम बहुत याद करते हैं, मैं आप समझे सारे फार्मूला बना के रखता हूँ मैं, तो वो इसलिए फार्मूला याद रखता हूँ। सर वो आपका मैनेजमेंट है सर, वो आपके सब फार्मूले में आप लोग पढ़ोगे ना तो मैं बता दूंगा उसको, ठीक है जी सर। चलिए। तो फिर उसमें जो है 8 बालक जो पुरुष में लिया गया वो 8 वर्ष का लिया गया है। तो 8 वर्ष में किडनी की पुष्पित, 16 वर्ष की उम्र में गर्भाधान हेतु वीर्य बनना प्रारंभ, फिर 24 वर्ष की उम्र में किडनी इसेंस चरमोन्नति पर, अकल दांत निकलते ही शरीर अवृत पाता है, 32 वर्ष की उम्र में सब डेवलपमेंट होता है पूरा, मांसपेशियां भरती है, 40 वर्ष की उम्र में सर के बाल झड़ने लगे, रक्त वर्ण चेहरा निस्तेज हो, 48 वर्ष की उम्र में चेहरा सांवला बाल सफेद हो, 50 वर्ष की उम्र तक लीवर की कमजोर हो जाती है और 64 वर्ष की उम्र में जीवन सत्व सूखने लगेगा, बाल दांत गिरने लगेंगे, बुढ़ापा आने लगेगा। तो ये किस काल की बात कर रहे थे? जहां 60 वर्ष, सुधा पाठक जी चिंतित मत होइए, जहां 60 वर्ष लिखा हुआ था, जब पहले वाले उसमें ट्रिटाइज 1 पेज नंबर 4 में था ना, उसमें लिखा होता तो जहां 60 लिखा हुआ था, इसलिए ये सब है। नहीं तो बोलिए इतना कहाँ भाई, अब इतना यहाँ 60 वर्ष में तो रिटायरमेंट होना शुरू हुई, नहीं तो यहाँ तो 56 की बात कहते बच्चा जाइए, 55 पहले 55 था, 60 हो गया, और उसके 60 बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया तो हम लोग फिर 25 के हो गए। नहीं तो क्यों भाई, जो पढ़ना 25 के हो गए, ये बड़ा अच्छा है सर। जो पढ़ना शुरू करे वो 25 से कम। सर ये तो आपने एक इंस्पिरेशन वाली बात कह दी सर। अरे ये है ये, आप पढ़ लीजिए, हमारे उसमें लिखा हुआ है कि 25 वर्ष की उम्र तक सारा विद्या अध्ययन का काल है। तो विद्या अगर अध्ययन कर रहे हैं तो 25 वर्ष की उम्र तो है, 25 से कम, 25 से कम, वही तो कह रहे हैं, कोई 25 हो या 25 से कम, तो वो काल है। जो पढ़ रहे हैं वो सब 25 से कम, मैं बता रहा हूँ सबके लिए है, कोई मेरे लिए नहीं, सबके लिए। कोई भी जो सर मतलब 5 साल तक 25 से कम ही रहेंगे हम, क्योंकि 5 साल तक सेमेस्टर कंप्लीट होंगे 10। नेचुरली आप करके देखिए, आप करके देखिए, ऐसा मत सोचे कि आप, मैंने कहा फिर वही कहा, अंतर्मन, वो एक रामचरितमानस में चौपाई है, जो इच्छा करिहो मन माही, क्यों तिवारी जी, जो इच्छा करिहो मन माही और प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। आप इच्छा करके देखिए, और ईश्वर की, भाई ईश्वर माने आपका जो भी इष्ट देव हो, भगवान रुद्र हो, भगवान शंकर हो, कोई नाम हो, रुद्र हो, वो हो, लेकिन अगर आपको युद्ध नहीं करना है तो भगवान रुद्र का स्मरण न करके भगवान आशुतोष का करिए, भगवान शिव का वर्णन करिए। देखिए शब्दों में बहुत है, सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सीखिए। जहां कहीं आपको ज्ञान अर्जित करना हो वहां भगवती देवी, अपने कौन, सरस्वती, माँ सरस्वती की शरण में जाइए। जहां आपको उस समय लक्ष्मी की प्राप्त करनी हो वहां माँ लक्ष्मी की शरण में चली जाइए। जहां आपको उस समय चाहिए संघर्ष के लिए क्षमता चाहिए, वहां भगवान रुद्र के चले जाइए। जहां आपको उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो वहां भगवान आशुतोष की शरण में चले जाइए। जहां आपको लगता हो कल्याण, मेरा कल्याण होने लगे, मेरे परिवार कल्याण हो, वहां भगवान शिव के, शिव कल्याणकारी है। सब रूपों का अपना अपना महत्व, वही रूप है, उनमें करिए। आप एक परीक्षा देने जा रहे हैं, बोलिए कि देवी माँ सरस्वती माँ विराजिए बगल में, तभी मैं लिखूंगी, नहीं तो लिखूंगी नहीं।
तो आप कल के करके देखिए, आपको अगर न मालूम महसूस होगा कि यस शी इज देयर, मतलब माँ शी, मतलब शी SHE बड़े से लिखना पड़ेगा, SHE बड़े से लिखना पड़ेगा, छोटे से नहीं, ठीक है। तो शी इज देयर, बिल्कुल करके देखिए और अपना अनुभव बताइए। केवल 5 वर्ष करिए। मैं भगवान आशुतोष का प्रशंसक हूं, मैं मेरे इष्ट देव हैं 1992 से, और मैं जानता हूं कि वो ही इज विद मी। ऐसा मत सोचिए, करके देखिए तो। और जो नहीं करे, हम फिर कह रहे बार बार, मन अंतर मन, करके देखिए। अब आप अपना अनुभव बताइएगा, सबका अनुभव आप करके देखिए, अनुभव बताइए खुद और लिखिए अनुभव। जो अनुभव आपको हो लिख दीजिए और लिखिए, तब बताइए कि हाँ, बाद, क्योंकि उसमें आप बाद में भूल जाएगा, उसमें लिख दीजिए, ठीक। चलिए हम लोग पढ़ें डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन चाइनीज एक्यूपंक्चर, वही 8 प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोसिस। हम लोग यहीं पर आगे रोक दें क्या? आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेंगे ना, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले में से शुरू करेंगे इन यांग से, ठीक। हम लोग आगे फिर उसकी पढ़ने आयुर्वेदिक। तो हम लोग 5 मिनट का ब्रेक दे दें प्यारे जी, 5 सर मिनट। इनियांग, सर यस सर, इनियांग सेकंड में है क्या सर? डिटाइज 7 में है। नहीं, सेकंड सेमेस्टर में है सर इनियांग? नहीं है सर शायद, क्यों? सर है नहीं है सर। वो थोड़ा चैप्टर, सा है, ये ज्ञान का थोड़ा सा पोर्शन है। नहीं, चैप्टर कहाँ डिफाइन कहाँ उसमें? सर उसमें है सेकंड सर चैप्टर शायद है कि ना, ऐसा कुछ। सिंबल ऑफ यिंग यांग है ना, सेकंड नंबर चैप्टर। ओके ओके। चैप्टर है अनिता जान मैम, चैप्टर भी है, और कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं कि किताब में नहीं, वो तो बाय द वे ऐसा पूरी किताब है, कहीं ये रिस्ट्रिक्शन पढ़ाते नहीं। ऐसा देखिए, करस्पॉन्डेंस में पहले सुन लीजिए, करस्पॉन्डेंस में पूरा पढ़ा नहीं पाता कोई, पढ़ा सकता भी नहीं। और ये मत पूछे कि जो कोई डिजीज दे देगा तो नहीं आएगा, 9 में सारे डिजीज के हुए। और इसीलिए मैं बात में बोलता हूँ 16 के बाद जो चैप्टर 30 तक हैं वो आप लोगों को पढ़ने चाहिए, क्योंकि जब ये किताब पूरी पढ़ लेंगे और जब किताब सेमेस्टर 1 वाली ट्रीटाइज 1 पढ़ लेंगे तो आप लोगों का ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। वो किताब भी हम ओके लोग सर। नहीं पढ़ते, चैप्टर 11-12 के बाद छोड़ देते हैं। यस सर, सर इसीलिए शायद मुझे ऐसा लगा है कि नहीं है। सर आप तो शुरू में ही बताए नहीं, थे कि हमें 10 सेमेस्टर तक पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर की इंटरप्रिटेशन, चाइनीज। इसके चैप्टर में आगे क्या है, वही तो है कि इसमें लंग्स में होगा कि उसमें होगा, और वही डिजीज है। तो उन डिजीज को नहीं जानेंगे हम लोग तो कैसे करेंगे? किताबें उन्होंने सब पढ़ाई है धीरे धीरे, छोटे छोटे में, क्योंकि करस्पॉन्डेंस में सब नहीं पढ़ा सकते। अभी जो वहां पर 400 घंटे वाला होता है उसमें सब किताब पूरी पढ़ाते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं वो सारी किताब पढ़ा देते हैं, बहुत सी किताबें, क्योंकि घंटे दिखे हमारे कुल 42 घंटे में करना है करस्पॉन्डेंस में, 42 घंटे ही तो पढ़ाना है। तो 42 घंटे में कितना पढ़ा लेंगे बोलिए? जी इसलिए सर। उस चैप्टर को कम कर देते हैं। ओके सर, ओके। और एग्जाम भी आपको उसमें लेते हैं, लेकिन एग्जाम ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी थोड़ा ना कि एग्जाम की सीमा तक सीमित रहिए। नहीं सर, ज्ञान के लिए तो ज्ञान तो असीमित है, ले सकते हैं कभी अब भी। इसीलिए हम तो ज्ञान के लिए कर रहे हैं ना, हम तो कोई इम्तहान मुझे नहीं लेना है आपका हमको कोई इम्तहान नहीं लेना है, इम्तहान तो वही लेंगे एसपस वाले। हम तो ये बिल्कुल। चाहते हैं कि जो हम लोग का ज्ञान है वो आपस में एक दूसरे के विनिमय से, मतलब एक दूसरे के ज्ञान की विनिमय, मतलब ट्रांसफर से और एक्सचेंज से हम लोग ज्ञान बढ़े। तो उसमें कोई चीज ऐसी न छूटे जो हम लोग इसको समझ ना पाए कि वास्तव में क्या है। और जब पूरी किताब आप पढ़ लेंगे तो आपको आनंद बहुत आएगा, इसमें कोई शक नहीं। बहुत चीजें हम लोग जानते ही नहीं है। जी सर। ये नहीं जानते कि आत्मा 2 है, इसमें चाइनीज में, मैं नहीं कह रहा हूँ, चाइनीज में आत्मा 2 है, हम लोग आत्मा 1 पढ़ा है, बिल्कुल। हम लोग गीता की आत्मा पढ़ा हुआ है, हम लोग आयुर्वेद में द्रव्य पढ़ा हुआ है। अंतर है सब में, वो आत्मा द्रव्य है आयुर्वेद में। गीता में आत्मा अजर अमर है, अनादि है, अनंत है, उसको कुछ नहीं है। यहां पर 2 आत्मा, एक भौतिक और एक आकाशीय, एक शारीरिक एक आकाशीय आत्मा। अब आप पढ़िएगा, जब पढ़िएगा तो आनंद हो जाएगा, वाह अरे ये भी कंसेप्ट है, दार्शनिक विचार है।
वो कह रहे लीवर में जब अगर आत्मा, लीवर की आत्मा अगर बाहर चली गई, आकाश में उड़ने लगी, तो लीवर आपका इधर उधर भटकने लगता है, फिर उसको मारता है, उसको मारता है, ये करता है। पढ़िए, इतना मजा आएगा। यही मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जितना समय जिसको मिले, मैं फिर भी जानता हूँ सीमाएं सबकी है, अदरवाइज कॉरेस्पॉन्डेंस क्यों आते, लेकिन फिर भी जितना पढ़ सके, जितना अर्जित कर सके उतना अर्जित करेंगे। हमारा काम ये नहीं सीमित रहना, किताब सब पूरी किताब है हमारी, नहीं बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर। मैं 5 मिनट का ब्रेक मांग रहा हूं, और मैं ठीक है सर, उसको हम लोग 5 मिनट बाद बैठते हैं। जी